दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की लिखी हुई एक कालजयी रचना आपको सुनाते हैं, लॉटरी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जल्दी से अमीर हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे मित्र विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी किस्मत जोर पकड़ जाए, किसी का नाम आए, रुपया रहेगा तो घर में ही। किंतु विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे पूरे संसार की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राज़ील, टिम्बकटू तथा होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक काफ़ी बड़ी पुस्तकालय बनवाना था, जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढेला भी नहीं लगेगा। वह आत्माभिमानी व्यक्ति था। घर वालों से खैरात या इनाम के रूप में लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब व्यक्ति अपने लिए दुनिया में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह काफ़ी बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा, और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बड़े सोच विचार कर कहा, क्यों न हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। यह सलाह मुझे भी बहुत पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। बस 20 रुपये मिलते थे। बड़ी कठिनाई से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, एक माह दूध, घी, जलपान और ऊपर से सारे खर्चे जोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी दिल डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम बोला, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल गई। अंगूठी 10 रुपये से कम की नहीं थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। यदि कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम बोला, किंतु भाई, तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नगद लिए बिना साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ख्याल आ गया। फिर मैंने कहा, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो लज्जित होना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह निश्चित हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपये से टिकट लिया जाए। किताबों से अधिक बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे, तथा यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियाँ ली अपनी आंखें फोड़ी तथा घर के रुपये बर्बाद किए, वह भी जूतियाँ चटका रहे थे, हमने वहीं हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी प्राचीन पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे लिए कुछ काम की न थी। हमसे जितना चाटा उनका सत निकाल लिया। अब चूहे चाटे अथवा दीमक, हमें परवाह नहीं थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पहुँचकर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मैं मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर पुस्तक बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे। इसलिए यह सेवा विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आध घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता पहुंचा। मैंने उससे इतना खुश कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थी, मगर यह 10 रुपये उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा। 10 साल की धनराशि मिलेगी, 10 लाख की धनराशि मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे
5 विक्रम के। हम अपने इसी विचार में मग्न थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख क्या, हमारे लिए इसमें 500 भी बहुत हैं भाई। किंतु जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर सफ़र में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो न खर्च करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 साल का प्रोग्राम है, 50,000 रुपये वर्ष ही तो हुए। 4,000 माह कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो? जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय नहीं बन सकेगा। कोई आवश्यक नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं बेजोड़ ही बनाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, किंतु मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में बहुत जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया घर बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में एकत्रित कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ नहीं लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी हालत में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो काफ़ी गिर गई है। हमने कितने ही बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना बेकार है। क्यों न लेन देन का कारोबार आरंभ किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा करेगा, लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत नहीं हो, किसी को रुपए न दे देना, चाहे आसामी कितनी ही मातबर क्यों न हो, और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रेहन लिखाकर रुपये देंगे, फिर तो कोई खटका नहीं रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। यदि उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर स्वीकार कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई, एक एक करके प्रतीक्षा के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के घर से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के पश्चात हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मनसूबे बांधा करते, और इस तरह साएं साएं की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का राज छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस समय लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक रोज बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। बेकार की चिंता और हाय हाय पत्नी की नाज बरदारी में ही काफ़ी रुपए उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, किंतु जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो आखिर तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम आवश्यकता से ज़्यादा तुनुक मिजाजी से बोला। खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको पत्नी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना, तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और भगवान की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से चाहा तथा जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। तनिक देर हुई घर आने में, और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ जाते हो? तथा जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के अलावा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ तथा आप बेतहासा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा आयु खिसकी
और लौंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाएं। अवसर मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वे विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 वर्ष की। छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शौक इतने धमाके से दरवाज़ा खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर बताया, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ द्वार बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होगे? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र लगा रहे हैं जिससे तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर लगाए, सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से विवाह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। तनिक भी ची चपड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दें, बस चैन करूंगी। मैं दोनों समय ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा दिल तो कहता है अम्मा को ज़रूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक दफ़ा मैं अपने ननिहाल देहात में गया तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का माह आ गया था, मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही रोज मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की प्रार्थना में असर होता है। मैंने विक्रम की अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे आंखों ही आंखों में। हमने सलाह कर ली तथा निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा तुझसे एक बात बताएं, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से नहीं कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा तथा पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे आभूषण बनवा देंगे। सच? कुंती को यकीन न आया। हमने कसमें खाई। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पैर तक सोने और हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब वह